नमस्कार, रिवर 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। एनएसयूआई छात्र संगठन ने किया उग्र प्रदर्शन, पुलिस ने किया भारी बल का प्रयोग। शहीद सेवा समिति ने बघेली कलाकारों के ऊपर सैनिक परिवारों को अपमानित करने का लगाया आरोप। विवादित वीडियो हटाकर कलाकार ने मांगी माफी। दिन दहाड़े 71 वर्षीय बुजुर्ग का हुआ अपहरण। और स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही धांधलियों को लेकर एबीवीपी छात्र संगठन ने सौंपा ज्ञापन, दी चेतावनी। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। विभिन्न मांगों को लेकर आज एनएसयूआई छात्र संगठन ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का प्रयोग किया। 23 जून सोमवार को भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में उग्र प्रदर्शन किया गया। स्क्रीन पर दिख रहा यह सीन किसी बॉर्डर का या फिल्म का नहीं, बल्कि छात्र अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं और भारी पुलिस बल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। पुलिस के तेवर देखकर तो ऐसा लगता है कि आतंकवादी देश में घुस आए हों। दरअसल इस सरकार और प्रशासन को विरोध पसंद ही नहीं है। आंदोलन भले ही किसी के हित के लिए हो, बर्दाश्त नहीं है। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस किसी भी तरह से छात्रों को रोकने पर उतारू है, जबकि छात्र संगठन विभिन्न मांगों को लेकर कई दिनों से लगातार विरोध कर रहे हैं। छात्रों के अनुसार छात्र छात्राओं से जबरन फीस लेना, स्कॉलरशिप समय पर न देना, खिलाड़ियों को नेशनल गेम जाने से रोकना, बजट का बहाना बताना, जबकि कुलपति महोदय को जूम मीटिंग लेने के लिए आईफोन का सिस्टम तक लग गया, लेकिन छात्रों के लिए बजट आवंटित नहीं हुआ। यही नहीं, पिछले कुछ वर्षों से आउटसोर्स भोपाल एजेंसी को कॉपी जांचने और रिजल्ट घोषित करने के काम पर भी सवाल उठ रहे हैं। ओपन टेंडर की प्रक्रिया बंद होना, हॉस्टलों की खस्ता हालत, हेल्प डेस्क का निष्क्रिय होना सहित सैकड़ों ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें लेकर छात्र लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। छात्र संगठन का कहना है कि चेतावनी के बाद भी 7 दिन के अंदर समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, इसलिए उग्र प्रदर्शन करना पड़ा। आगे भी छात्र हित में ऐसे ही आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे। देखिए, जिस प्रकार से विश्वविद्यालय में लगातार धांधली का विषय आ रहा है, परीक्षाओं के नाम पर धांधली होती है। यहाँ पे एमएड, बीएड और बीपीएड, एमपीएड जैसे कोर्सों की मान्यता रद्द हो गई। विगत दिनों आपने देखा किस प्रकार खिलाड़ियों को भेजा गया दिल्ली से जनरल टिकट पर, उनको वापस बुला दिया गया। बजट बताया गया कि बजट नहीं है आप इनके पास। अब ये बताइए, बजट नहीं है इनके पास, परंतु इनको आईफोन का सिस्टम कुलपति महोदय के लिए आ सकता है, ये जूम मीटिंग के लिए, लेकिन छात्रों को खेलने के लिए वहां पर फंड क्यों नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब के नाम पर फीस वसूलते हैं, परंतु कोई भी लाइब्रेरी में परमानेंट ताला लटका है, आपके कंप्यूटर लैब में ताला लटका है। इसी प्रकार आप देख रहे हैं लगातार यहाँ पे देखे होंगे, संबल मेधावी की फीस नहीं लगती है, सरकारी योजना है, लेकिन ये संबल मेधावी के अंतर्गत फीस भी लेते हैं, बोलते हैं आपकी वापस आएगी। 3 वर्षों से स्कॉलरशिप रुकी हुई है, छात्र कैसे प्रवेश ले? परीक्षा दूसरी डेट में घोषित करते हैं और पेपर पहले की डेट में मार्कशीट आ जाती है। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है। 20 वर्षों से बाबू जमे हुए। हॉस्टल में आप चले जाइए, दीवार में करंट आ रहा है, पानी चू रहा है, बहुत सारे विषय। ये हॉस्टल के लड़के पूछ लीजिए आप। बहुत आज विरोध का क्या आपका प्रयास? देखिए, आप देखे होंगे किस प्रकार से भारी पुलिस बल तैनात है। हम इनसे डरने वाले नहीं है, ये हमारे छात्र हैं। हम सब आज लड़ेंगे, हमें लाठी खाने पड़ेगी तो हम लाठी खाएंगे, लेकिन डरेंगे नहीं। विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से धांधली के विषय में दलाली करता है, पैसा लेता है। यह विषय बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। मैं अपने छात्र साथियों को कहना चाहता हूँ, किसी को डरना नहीं है, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम लाठी से डरने वाले इंसान नहीं है। छात्र संगठन द्वारा घेराव करने का प्रयास किया गया, भारी पुलिस बल भी तैनात है, मामला क्या है पूरा? जैसा कि आप जानते हैं, एनएसयूआई के यहाँ पर करीब 100-150 के लगभग छात्र इकट्ठा थे और उनकी विविध तरीके की ग्रीवांसेस थी, जिनको लेके वहाँ यहाँ एकत्रित हुए थे और उनको समझाइश दी गई कि वो डिस्पर्स हो जाएं, लेकिन जब वो नहीं माने हैं तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है, उनको डिस्पर्स किया गया है और जो भी उनकी मांगे हैं उनको यही बताया गया है कि वो इसको रिटर्न में दें और जो भी ग्रीवांसेस हैं और जिस भी विभाग से संबंधित है उनका निदान संबंधित विभाग के माध्यम से किया जाए।
शहीद सैनिक सेवा समिति ने बघेली कलाकारों के ऊपर सैनिक परिवारों को अपमानित किए जाने का आरोप लगाया है। वहीं संबंधित बघेली कलाकारों ने मामले को लेकर विवादित वीडियो डिलीट कर दिया है और वीडियो जारी कर माफी मांगी है। रीवा जिले में सैकड़ों बघेली कलाकार हैं जो यूट्यूब व अन्य माध्यमों से अपनी कला को लोगों तक पहुंचाते हैं, हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं और कभी कभी सामाजिक संदेश भी देते हैं। ऐसे ही कलाकार हैं मनीष पटेल और अमृता सिंह, जिन्होंने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जो पति पत्नी के संबंधों को लेकर केंद्रित था। दरअसल इस वीडियो में सैनिक की पत्नी के चरित्र को लेकर विवादास्पद चित्रण था, जिसे लेकर शहीद सैनिक सेवा समिति की ओर से भूतपूर्व सैनिकों ने आज पुलिस अधीक्षक को बघेली कलाकारों के विरुद्ध ज्ञापन सौंपते हुए FIR दर्ज करने की मांग की। साथ ही 7 दिन के भीतर कार्रवाई न होने पर उग्र आंदोलन की बात कही है। आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बघेली कलाकार इस तरह की परिस्थितियों से गुजर चुके हैं और उन्हें ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन मामलों से सबक नहीं लिया गया। वहीं मामले को लेकर जब हमने बघेली कलाकार मनीष पटेल से फोन पर चर्चा की तो उन्होंने कहा कि उनका इरादा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। हमने अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम देखी थी, जिससे प्रभावित होकर हमने इस वीडियो को बनाया। उसी तरह का ये प्रसंग था, लेकिन उसमें फिल्म में अंत हत्या से होता है, जबकि हमारा उद्देश्य किसी भी परिस्थिति में मसले को बातचीत से समझाया जाए। अब यूट्यूबर मनीष पटेल ने एक वीडियो जारी कर माफी मांग ली है और वीडियो डिलीट कर दिया है। पहले सुनिए शहीद सैनिक सेवा समिति के सदस्यों का क्या कहना है, उसके बाद आपको सुनाते हैं कि मामले को लेकर कलाकारों ने क्या कहा। एक मनीष पटेल यूट्यूबर है जो यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता है और अपनी फनी वीडियो डालकर अपना यूट्यूब चैनल चलाता है। मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, चलाए, हम भी कभी कभी देख लिया करते थे। हाल ही में एक वीडियो उसने अपलोड किया था जिसमें एक मनीष पटेल एक सैनिक की भूमिका निभा रहा था और एक अमृता सिंह करके हैं जो सोशल मीडिया में उनका नाम है, उनकी पत्नी का रोल अदा कर रही थी। मनीष पटेल को अचानक कॉल आता है, वो छुट्टी खत्म होती है और वो अपना ड्यूटी के लिए चला जाता है। फिर उनकी पत्नी अपने आशिक को फोन करती है और उसका आशिक घर में आता है और उनके साथ रंगरलियां मनाता है। गलती ये होती है कि मनीष पटेल का आई कार्ड भूल जाता है और रास्ते से लौटकर जब दोबारा घर पहुंचता है तो वो मनीष पटेल उसको अपने आशिक के साथ पकड़ लेता है और फिर सारी चीजें वो दिखाता है सोशल मीडिया में कि इस तरह से फौजी की फैमिलियां करती हैं। ये इतना घिनौना चित्र उन्होंने दिखाया है, मुझे नहीं पता। हमारे सेना के जवान सरहद पे रहते हैं तो उनकी पत्नियां घर में एक दृढ़ संकल्प के साथ जीवन जीती हैं। ऐसे ऐसी हमारी वीर नारियां हैं जो 18 साल की उम्र में विधवा हो गई और आज भी अपने पति के नाम पर अपना जीवन यापन कर रही हैं। जिस तरह से उसने सोशल मीडिया में गंदगी फैलाई है उससे हमारा सैनिक परिवार, पूर्व सैनिक परिवार काफी आहत हुआ है और आज मैंने SP महोदय को हम लोगों ने लिखित ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने 2 दिवस के अंदर इसकी रिपोर्ट कंप्लीट करके मांगी है और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब हम 7 दिन तक 10 दिन तक करीबन 7 दिवस तक मैं इंतजार करूंगा। अगर प्रशासन के द्वारा उचित कार्रवाई नहीं होती है तो हमारा संगठन व्यापक तरीके से आंदोलन करेगा, चाहे मुझे रोड जाम करनी पड़े, चाहे हाईवे जाम करनी पड़े या फिर चाहे हमको खुद आत्मदाह करना पड़े। जो भी हो, ऐसे गंदे व्यक्तियों के ऊपर जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम पीछे नहीं हटेंगे, निरंतर लड़ते रहेंगे। हमारे राष्ट्र के वीर सैनिकों और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं बघेली कलाकार मनीष पटेल। हाल ही में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें आर्मी का गेटअप पहन लिया था। अगर किसी भी वीर सैनिक अथवा उनके परिवारजनों और किसी भी दर्शक देशवासियों को उस वीडियो से ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। यह वीडियो केवल काल्पनिक बनाई गई थी जिससे हमें समाज को सीख देना और किसी भी स्थिति में अगर ऐसा होता है तो उसको बैठ के अच्छे से समझाया जा सके, इसलिए मैंने वह वीडियो बनाई थी। आज तक मैंने वीडियो बनाया, यूट्यूब पे 500-600 वीडियो, फेसबुक पे हज़ारों वीडियो है। ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जिसमें हमने गाली या बलगर कुछ भी ऐसा दिखाया हो। और इस वीडियो की प्रेरणा हमें रुस्तम मूवी अक्षय कुमार की बनी थी, उसमें नायिका का अभिनय दिखाया गया है जो दूसरे से संबंध रहता है और उस कहानी का अंत हत्या से होता है। मैं एक जिम्मेदार कंटेंट क्रिएटर और देश का नागरिक होने के नाते मैं एक बार फिर से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगली बार से ऐसी गलती नहीं होगी और जिस भी सैनिक और उनके परिवारजनों को ऐसी ठेस पहुंची है तो मैं पुनः माफ़ी मांगता हूं। मैं मनीष पटेल, रीवा रीवा में 71 वर्षीय बुजुर्ग के अपहरण का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि बेटे से कर्ज वसूलने के लिए पिता का अपहरण किया गया था।
रीवा में बेटे से कर्ज वसूलने के लिए उसके 71 वर्षीय पिता का शहर के भीतर दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। आरोपियों ने बुजुर्ग को उठाने के बाद उसके बेटे से फिरौती के रूप में कर्ज में दिए गए पैसों की मांग की। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से बुजुर्ग को सुरक्षित बचा लिया गया और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उसके अन्य साथी फरार हैं। जानकारी के मुताबिक जयस्तंभ घोघर निवासी राम भोला मिश्रा शनिवार को किसी काम से जा रहे थे। जब वो सिटी कोतवाली थाने के पास बड़ी पुल पहुंचे तो 4 पहिया वाहन में सवार कुछ युवकों ने उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और इटौरा बाईपास ले गए। बताया गया कि आरोपी पहले पीड़ित के घर में किराए से रहता था। पीड़ित के बेटे ने आरोपी से पैसे उधार लिए थे और वापस नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। इसी कारण आरोपी ने बेटे को धमकी देने के लिए उसके पिता का अपहरण कर लिया और जब तक पैसे नहीं मिलेंगे पिता को नहीं छोड़ेगा, ऐसा फोन पर कहा। करीब 3-4 घंटे तक आरोपी और बेटे के बीच बातचीत चलती रही। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। सूचना प्राप्त हुई थी 100 डायल इवेंट में कि एक बुजुर्ग को है 3-4 लोगों ने एक कार में जो है किडनैप करके ले गए हैं। उसमें सिटी कोतवाली की पुलिस और साथ में सिविल लाइन की पुलिस को एक्टिव किया गया और घेराबंदी की गई। जैसे ही इस चीज की जानकारी आरोपी को लगी, पुलिस उसकी पीछे बढ़ गई है। उसने बुजुर्ग व्यक्ति जिसका नाम राम भोला मिश्रा है, उसे डिकातराई में छोड़ के और वहां से फरार हो गया था। पर गंभीरता को लेकर मामले में तत्काल उसमें कायमी की अपहरण की और विदिन 24 घंटे के अंदर आरोपी को चिन्हित कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ में उसकी कार को भी जब्त किया गया। ये घटना क्यों हुई थी, क्या पता चला अभी तक? इसके विवेचना में ये जानकारी मिली कि जो आरोपी है उसका जो प्रार्थी पक्ष है उसके लड़के के साथ कुछ लेन देन चलता था और वो पैसे की मांग कर रहा था लगातार। तो आजकल पैसा देने के लिए इसी कारण से उसने ये आपराधिक कदम उठाया। उसमें उसने उसके पिता को टारगेट बना के उसको बीते दिनों बिजली विभाग कर्मचारियों से मारपीट मामले में आरोपी बने सरपंच पति ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर खुद को निर्दोष बताया है और उचित कार्यवाही की मांग की है। बीते 15 जून को लगभग 12 बजे के आसपास देउर कोठार में बिजली विभाग के कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। मामले को लेकर सरपंच पति लक्ष्मण यादव ने बताया कि रात करीब 12 बजे के आसपास नंदलाल का फोन आया कि गांव में चोर पकड़े गए हैं, जिसके बाद पत्नी रोशनी यादव सहित गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि लगभग 100 से 150 लोगों की भीड़ एकत्रित थी, जहां 4 से 5 लोगों को बिठाया गया था। बातचीत करने पर पता चला कि बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, जबकि गांव के लोग उन्हें चोर समझ रहे थे। मामले की नजाकत को समझते हुए लोगों को शांत कराया गया और कर्मचारियों को घटनास्थल से अस्पताल के लिए भिजवाया गया। लक्ष्मण यादव ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की मारपीट नहीं की, बल्कि उन्हें बचाया ही। सरपंच पति ने बताया कि दरअसल कुछ दिन पहले गांव में चोरी हुई थी, जिसके कारण ग्रामीणों को गलतफहमी हो गई। वहीं घटनास्थल पर शामिल न होने के बावजूद लक्ष्मण यादव और सूर्यबली यादव के नाम से बिजली विभाग के कर्मचारियों ने फर्जी मारपीट की शिकायत दर्ज कराई, जिसकी उच्च स्तरीय जांच कराए जाने के लिए आज एसपी रीवा से निवेदन करने आए हैं। कुछ लोग गांव के आदमी डरे हुए थे जब चोर ले गए, तो फिर इसके बाद 1-2 रोज बाद लाइनमैन आए बनाने के लिए रात में। लाइनमैन हम तो नहीं थे उस समय मौके पे, तो जब लाइनमैन वाले आए तो गांव के लोग चोर चोर कह के उनको आवाज दिए, तो गांव के आदमी दौड़े। फिर इसके बाद मारपीट वहाँ पे हुई, जो कर्मचारी थे तो उनको मारपीट हुई। फिर हमको रात में करीब 12 बजे हमको फोन किया गया, नंदलाल यादव ने फोन किया। मैं वहाँ पे आया जब, तो वहाँ पे मारपीट हो चुकी थी। वहाँ पर उनको लोगों को मैं पूछा कि आप लोग कौन हैं, तो बताया कि मैं बिजली विभाग से हूँ। तो हम कहें कि अच्छा बिजली विभाग से, तो आप लोग ऐसा करिए कि हमको किसी अधिकारी से अपने बात करा दीजिए। तो बोले कि हाँ ठीक है, अधिकारी से मैं बात करा रहा हूँ। वो अधिकारी से बात कराएं। उनके अधिकारी से मैं बात किया। मैं बोला कि सर मैं अभी आ रहा हूँ, इनको बचाया हूँ, इनको वो करके समझाइश कर रहा हूँ सबको, इनको अस्पताल भेजा रहा हूँ। तो उनको उसी रात में समझाइश किया, फिर उनको अस्पताल में भेजाया। फिर भी हमारे ना FIR हो गया सर। उन लोगों ने बयान दिया था कि आपके द्वारा मारपीट करते और लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया। नहीं तो हमको सर जी गांव के आदमी ने फोन किया रात के कि चोर आए हैं, चोर पकड़े हैं, चोर पकड़े हैं। तो हमने आया, जब हमको बुलाया गया तो मैं तब आया मौके पर। तो वहाँ पे मारपीट हो चुकी थी, मैं वहाँ पे मौके पर नहीं था। इसके बाद मैं फिर उनको लोगों को सब कुछ बचाया, दबा कर आने के लिए अस्पताल संजय गांधी भिजवाया। अब हमारे नाम FIR हो गई। मेरी मैडम सरपंच, वर्तमान सरपंच हैं, मैं लक्ष्मण यादव सरपंच पति हूँ। कितने लोग आए थे बिजली विभाग से और कितने बजे घटना? ये करीब मेरे को तो 12 बजे फोन आया, 12 बजे के कुछ मिनट में हमको फोन किए। उसके पहले मेरे को जानकारी ये लोग बताएंगे कितने बजे की है।
ये गांव के लोग आए हैं आपके साथ ये काहे के लिए ज्ञापन देने के लिए? हाँ सर, ये ज्ञापन देने के लिए आया कि हम लोग निर्दोष हैं, हमने ही बचाया, उनको अस्पताल भेजाया, मैं बताया उनको, उनके अधिकारी से मैं बात की रात में कि बात कराएं वो लोग, फिर भी हमारे नाम उनको सब समझाइश करने के बाद मुकदमा हमारे नाम हो रहा है सर, FIR हमारे नाम हो गई। हमारा नाम लक्ष्मण यादव है। सरपंच पति हैं आप? जी। हमारे नातिन को। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सुमतू यादव। जब घटना हुई थी आप थी वहाँ? हम वहाँ नहीं, अपने घर के बाद बता रहे हैं। आप यहाँ काहे के लिए आए? यहाँ सरपंच के लिए आए हैं कि वहाँ नहीं रहे मारपीट में, तो आए नहीं तो फिर कैसे आए? और जब मारपीट में हम नहीं रहे, फिर हल्ला मचा, तब सब लोग गए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे यहाँ चोरी भाई, तो हम अपन बच्चे देखे। आपने देखा नहीं है कि मारपीट किसने किया है? हाँ, नहीं देखे। सरपंच के लिए अब यहाँ हुई सरपंच बुलाइए तो चले आए सब। आप कैसे आई? हमसे तो नहीं, बहुत नहीं रहे ना, चले गए तो मई के। कौन लेके आया आपको? हमारा नाम मनवसिया है। अपने को ले आए यहाँ? हम सरपंच के द्वारा सरपंच लेके आए हैं? हमारे आप लोग भी यहाँ आई है क्या? कैसे आई? जल नहीं रहे भैया। कौन बुला के लाया? सरपंच के द्वारा आए थे। क्या बोले वहाँ चल के बोलना कि हमने? सरपंच द्वारा आए थे कि नहीं रहे हैं मारपीट में, सरपंच नहीं रहे हैं, चलो हमारे साथ में। सरपंच नहीं रहे मारपीट में, गुहार परी जब आए सरपंच के पाछे आए नहीं रहे। तो मालूम जब गुहार परी तो रहे, दूसरे दिन जाने। दूसरे दिन आप जाने कैसे मालूम कि वहाँ सरपंच थे कि नहीं? सरपंच अब ऐसे बतावा कि सरपंच आए जब बताएंगे। हाँ, सरपंच ने खुद बताया। स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही धांधली को लेकर आज अखिल भारतीय छात्र संगठन ने जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। अखिल भारतीय छात्र संगठन आज जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचा और स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही धांधली को लेकर ज्ञापन सौंपा है। छात्र संगठन का कहना है कि स्कूलों में भारी धांधली चल रही है। हाल ही में कई फर्जी नियुक्तियां और छात्रों के हितों का ध्यान न देना इस बात का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि मार्तंड 2 और CM राइज स्कूल रीवा में एडमिशन को लेकर अभिभावक भटक रहे हैं, लेकिन प्राचार्य और सक्षम अधिकारी किसी की सुनने को तैयार नहीं। कार्यालय में ताला लटका रहता है। आज हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर के पूरे कार्यकर्ता एक आक्रोश के साथ रीवा शहर की जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं, मोदी सरकार के एक विजन है कि सस्ती शिक्षा, सबको शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन रीवा जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, रीवा जिले में जो लीडिंग स्कूल कैंपस है वहाँ के प्राचार्यों द्वारा जो भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं, अनियमितताएं की जा रही हैं, प्रवेश प्रक्रिया में आए दिन शिक्षा भर्ती में अनुकंपा नियुक्ति में घोटाला किया जा रहा है, बाकी सारी जो समस्याएं हैं, जितनी भी यहाँ की अनियमितताएं हैं, पैसे लेकर के एडमिशन करना, वहाँ की स्टाफ का एडमिशन अलग से करना, ज्यादा परसेंट जो है जो होनहार विद्यार्थी प्रतिभावान विद्यार्थी हैं उनका एडमिशन नहीं करना, कोई SC ST है तो उसका एडमिशन नहीं करना, मतलब एक जातिगत वो करना, ऐसे जो मामले आ रहे हैं इनके खिलाफ विद्यार्थी परिषद आज प्रतिक्रियात्मक रूप से जिला शिक्षा अधिकारी को एक आंदोलन और एक ज्ञापन किया है। यदि इस पे कार्रवाई नहीं होती, एक जांच समिति नहीं बनती, जो लीडिंग कैंपस है उनमें जो एडमिशन की प्रक्रिया उसमें पारदर्शिता नहीं आती, तो विद्यार्थी परिषद आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल प्रशासन एवं जिला प्रशासन की होगी। आपको मैं एक और घटनाक्रम बताना चाह रहा हूं। मैं गया था PK स्कूल जो CM राइज स्कूल है, वहां गया था। वहां मेरे को देख के खुद यानी एक मानवीय वो होता है, हृदय होता है, वो वहां पे पेरेंट्स आए हुए थे। एक हफ्ते से किसी छात्रा की माँ आई थी, किसी के पिता आए थे, भैया आए थे, एक हफ्ते से वो भटक रहे हैं, महीने से बता रहे हैं कि भटक रहे हैं। प्राचार्य ऑफिस में ताला जड़ा हुआ, तो उसका वीडियो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। प्राचार्य ऑफिस में ताला जड़ा था, वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में ताला जड़ा था, वहाँ वाइस प्रिंसिपल फोन उठाने को तैयार नहीं है, कोई स्टाफ वहाँ पेरेंट्स से अच्छे से बात करने को तैयार नहीं है। क्या आखिर हमको समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ के जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं, ये स्कूल प्रशासन और स्कूल शिक्षा रीवा के छात्रों का भविष्य किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, पूरा गर्त में जा रहा है। एडमिशन के नाम पे पैसे लेने का लेन देन का आरोप लगा रहे हैं, क्या ये मामला? एडमिशन के नाम पे जो पैसे लेने का आरोप है, मार्तंड क्रमांक 2 और PK स्कूल CM राइज स्कूल के जो प्राचार्य हैं, इनके द्वारा मेरे को कुछ फोन कॉल आए, मतलब वहाँ के पेरेंट्सों ने किया कि ऐसे ऐसे विषय हैं,
वहाँ का जो स्टाफ है उनके रिलेटिव जो हैं उनका एडमिशन कम परसेंट में, अभी मेरे परिचित है 88% है उनका, उसके बाद भी उनका एडमिशन नहीं हुआ। वो तब समय से फॉर्म जमा कर दिए थे, 4 नंबर पे उनका फॉर्म था, लेकिन आज तक उनका नहीं हुआ। और जो मेन अधिकारी है वो अभी भी यही बैठे हुए, तो क्या मानते हैं कितनी पारदर्शिता है इसमें? ये हमें लग रहा है जो स्कूल प्रशासन है, स्कूल शिक्षा मंत्री है, उनको इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर इनका ये इस तरह से विधेयक होके एकदम बैठे हुए हैं कि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, मेरे उसमें क्या होगा। आखिर ये अभी भी इनका रवैया आपने देखा होगा कि हम लोगों ने आए, ज्ञापन दिए, विधिवत सभी विषयों में चर्चा की, लेकिन कोई हम लोगों को अभी संतुष्टिजनक आश्वासन नहीं मिला है। देखते हैं यदि समय रहते हफ्ते 15 दिन में इन्होंने इसमें जांच समिति बनाई, इसमें कुछ कार्रवाई दिखती है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग अपने रीवा जिले के जो शिक्षा का एक अच्छा वातावरण बनाना चाह रहे हैं, सभी विद्यालयों में अच्छी शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है। अभी कुछ छात्र संगठन के लोग आए थे, एबीवीपी के लोग, उनका ये कहना है कि शहर के 6 स्कूलों में एडमिशन नहीं मिल रहा है, बच्चे परेशान हैं। तो उस संबंध में उनसे चर्चा हुई है। उनका मेन आक्रोश है पीके और गवर्नमेंट नंबर, पीके और मातम नंबर 2 और मातम नंबर 1। तो मातम नंबर 1 में तो परीक्षा से टेस्ट एडमिशन होता है, पीके में अपनी लॉटरी सिस्टम है, और गवर्नमेंट मातम नंबर 2 की है कुछ शिकायतें। तो हमने आश्वस्त किया है, समिति बना करके मैं दिखवाता हूँ कि उनकी क्या प्रक्रिया उन्होंने अपनाई है, क्यों इस तरह से शिकायत आ रही है। मैं जांच करा दूंगा। मैं उनसे बोला हूँ कि जनरलाइज मत करें, आप हमको बताएं कि इस A% का 92% है, ये B% का 88% है, इसका नहीं किया हमारा 92 का नहीं किया, 88 का नहीं किया, तो हम उसकी जांच करा लेंगे। जनरलाइजेशन में तो कोई बात नहीं होती है, तो उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। ये जरूर है कि शहर की स्कूल होने का भीड़ है। आपके माध्यम से मैं अपने अभिभावकों से, छात्रों से अनुरोध करूंगा कि हमारे शहर के 2 स्कूल हैं, गवर्नमेंट नंबर 1, गवर्नमेंट नंबर 2, वहाँ पे बहुत सारी सीट खाली है और वहाँ पे एडमिशन ले। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। गूंज महोत्सव एक शाम कथक के नाम का आयोजन 26 जून 2025 को कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। आगामी 26 जून को गूंज महोत्सव 2025 का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा, जिसमें पंडित बिरजू महाराज की शिष्या श्रीमती मालती श्याम और उनके शिष्य बादल बैरिया द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राओं के विशेष प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस संबंध में आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में, जहां आयोजन समिति के सीमा श्रीवास्तव और बादल बैरिया पत्रकारों को संबोधित कर रहे हैं। श्रीवास्तव, गूंज महोत्सव की आयोजक, और ये जो प्रोग्राम है ये हमारा 4था वर्ष है इस प्रोग्राम को, और ये 3 वर्षों से चल रहा था, और ये जब ये 4था चरण इसका आया है तो इस बार भी लोगों ने बहुत प्यार दिया है। और रीवा को कुछ ज़रूरत थी ऐसी जो कि सांस्कृतिक कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहें, और कथक तो यहाँ पे था ही नहीं, और बादल जी लेके आए इसको,
और इनके स्टूडेंट भी इस बार बहुत सारे हैं। 60 बच्चे करीब हमारी इस क्लास में, जो कि हमारी कार्यशाला चल रही है। 21 मई से 25 जून तक की हमारी कार्यशाला है और 26 तारीख को गुरु मालती श्याम जी और रागनी महाराज जी का 26 तारीख को ऑडिटोरियम में परफॉर्मेंस होगा, जो कि दिल्ली कथक केंद्र से ये लोग आ रहे हैं। और बिरजू महाराज जी की पोती हैं रागनी जी, जो कि उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हम रीवावासी बहुत लकी हैं इस मामले में कि वो हमारे शहर में आ रही हैं। और हम चाहते हैं कि मेरी यही अपील है आप सबसे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में रीवा का इतिहास बहुत अच्छा रहा है और इसको आप सब प्यार दें, जिससे हम लोग आगे हर साल इसको इसी तरह से निरंतर करते रहें। और बाकी जो कथक की कार्यशाला वो बादल बैरिया जी देख रहे थे, तो कथक कार्यशाला में जो इन्हें सिखाया है या जो इनको बच्चों से प्यार मिला है, जो उन्हें रुचि दिखाई है, उसके बारे में ये आपको बताएंगे। जी नमस्कार। जैसे कि ये हर से जैसे ताल निकले उसी तरीके से घुघरू से हमारा कथक निकला। तो ये अगर हम देखें तो सनातन काल के पहले से हमारा ये कथक चला आ रहा है। और जो मैंने कहा कि जो जहाँ जहाँ गया है उस जगह से उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिला है। जैसे कथक जब केरल तक पहुँचा तो नाम बदल गया, थोड़ा स्टाइल भी बदल गई, वेशभूषा भी बदल गया और वो हो गया कथकली। लेकिन कथक नाम तो था, लेकिन वो अलग हो गया, बहुत अलग हो गया। आपने देखा होगा कि मोहरा लगा के उड़ीसी एक अलग प्रकार है, उड़ीसी एक अलग प्रकार है, भरतनाट्यम एक अलग प्रकार है। लेकिन कथक का जो एक स्ट्रीम है वो जो हमारे घरानों में बटा, वो जैसे लखनऊ, तो लखनऊ में थोड़ा मुस्लिम कल्चर के कारण मुजरा आ गया। उसी प्रकार से जयपुर में मैंने बोला तत्कार आ गया, बनारस में कथा अंग आ गया, अवध की कथा शब्द से बना हुआ है। ये प्राचीन मंदिर काल से ही चली आ रही है। तो इसमें जैसे कि कथानन कुछ भी, जैसे कि चीरहरण हो गया या फिर कालिया दमन हो गया, कि किसी भी कथानन को लेकर प्रस्तुत करना कि लोग ताकि दर्शकों तक पहुँचे। और जब नर्तक जब प्रस्तुत करते हैं अपने नृत्य को लेके, वो जब दर्शकों पे रस की उत्पत्ति होती है तब जाके मतलब एक कथा पूरा संपूर्ण होता है। बस वही कोशिश है कि इसको जीवित रखें हमेशा। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।